हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, इससे पहले हम लोगों ने प्राचीन भारत शुरुआत कर चुके थे लूसेंट की। इतिहास की प्राचीन भारत की पार्ट 1 आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा, ज़रूर उस पर विजिट करके देख लीजिएगा। तो कहना चाहता हूँ कि प्राचीन भारत की जो भी जो 4 स्रोत है उसके अंदर धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक साक्ष्य जो थे उसमें बहुत सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। आज हम लोग यहाँ तक कि ये भी मैं पढ़ा चुका था, जो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी थी वह ए नंबर यूनानी रोमन लेखक के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था। जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे वो भी मैं दिखला चुका था। बातें ये है कि आप लोग के पास अगर लूसेंट बुक है तो ज़रूर ख़रीद ले, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ख़रीद ले। और जो जिसके पास है भी तो वो लेकर ही बैठे, और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे एग्ज़ाम में, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ठीक है, और जो भी ग्रुप डी की एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम हो गई जो भी, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतिहास से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनके लिए हम लूसेंट को बहुत ही ज़्यादा से और अच्छे से कवर करेंगे। और लूसेंट काफ़ी हो जाता है, एक एग्ज़ाम की जो क्वेश्चन आती है डायरेक्ट लूसेंट से ही क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है। आप लोग लास्ट ईयर की पेपर उठाइएगा, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं चीनी यात्री में कौन कौन आए थे। फाहियान की बात करें तो ये एक चीनी यात्री यानी गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। क्वेश्चन एक आया हुआ था, फाहियान जो था किसके दरबार में आया हुआ था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। उस समय की बात है ये। देखिए, इतिहास की जानकारी हमें क्या क्या मिलती है, कहाँ कहाँ से हम इतिहास को जान सकते हैं। तो हम बोला था कि जो विदेशी यात्री थे उनका विवरण से भी पता चलता है। तो विदेशी यात्रियों में चीनी लेखक के बारे में हम फाहियान की बात करें, फाहियान जो थे एक चीनी यात्री थे, ठीक है, और वह नरेश गुप्त यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही भारत आए थे। बस इतना ही क्वेश्चन आया था, फाहियान किसके दरबार में भारत आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भारत आए थे। इधर जो बातें बताई गई है ये इतना आप अगर याद नहीं रख पा रहे हैं तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आए थे, ठीक है, दरबार में आए थे। उसके बाद संयुंगन, ये इंपॉर्टेंट था नहीं, फिर भी मैं पढ़ा देता हूँ। 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी, ठीक है। वेनसांग का बहुत क्वेश्चन आता है। मोस्ट वीवीआई मारा गया है, MVVI यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई, ये बहुत बार आया एग्जाम में, बहुत बार, ठीक है, लास्ट ईयर में भी आया हुआ था। वेनसांग जो था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन यही पूछा था, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में। फाहियान किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। वेनसांग किसके शासनकाल में, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। ये कब प्रस्थान किया, 629 ईस्वी में, और भारत के लिए प्रस्थान किया था लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद। सर्वप्रथम यह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। वह सबसे पहले कहाँ पहुंचा, कपिसा, भारत के कपिसा राज्य में पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर इन्होंने बहुत ज़्यादा यानी 15 वर्षों तक रहा वेनसांग, ठीक है, और यह हर्षवर्धन के काल में ही आया था। 15 वर्षों तक ठहरा भारत में, और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वो कहाँ चला गया, चीन का था तो चीन लौट गया। वो बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। ये जो भ्रमण किया था वो एक वृत्तांत के अंदर प्रसिद्ध है, जिसका नाम क्या है, सीयूकी। क्वेश्चन आता है सीयूकी जो वृत्तांत है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, वेनसांग जो आया था, वो जो भ्रमण किया था, इसी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म, राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था उस समय। ये इन्होंने वर्णन किए थे वेनसांग। इन्होंने कहे कि उस समय सिंध का जो राजा था वो था शूद्र था, ठीक है। तो वृत्तांत सीयूकी नाम से प्रसिद्ध था। ये जरूरी है जानना एग्जाम के लिए। और वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कितने वर्षों तक ठहरा, 15 वर्षों तक ठहरा। भारत में प्रस्थान कब किया, 629 ईस्वी में, ठीक है। और सबसे पहले कहाँ पहुंचा, भारत राज्य के कपिसा पहुंचा, ठीक है। नोट देखिए, नोट भी दे दिए गए वेनसांग। और ये आया किस लिए था, ये आया था यहाँ पे अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में। और प्लस क्या किया था कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो थे यहाँ से एकत्रित करके वो चीन ले जाना चाहता था, ठीक है। वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे, इंपॉर्टेंट है। जब वेनसांग आया था यहाँ पे और उन्होंने अध्ययन भी किए, तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, आचार्य कौन थे, तो शीलभद्र थे। ये जानना जरूरी है। उसके बाद
इतिसंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। ये इंपॉर्टेंट था नहीं एग्जाम से, इसलिए मैं उस पर टिक किया नहीं हूँ। हाँ, ये इस पर क्वेश्चन बहुत बना है। अलबरूनी कौन है? ये एक अरबी लेखक है। अरबी लेखक के बारे में जानते हैं। अलबरूनी अरबी लेखक है। यह मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे टिक किया गया है। ठीक है, इसके बाद क्या दिया गया है? अरबी में लिखी गई इसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीये हिंद यानी भारत की खोज। ये क्वेश्चन आया हुआ था। उल हिंद या तहकीये हिंद के लेखक कौन हैं? तो अलबरूनी। ठीक है, और यह इसको किस नाम से जाना जाता है? भारत की खोज के नाम से भी जाना जाता है। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इतिहासकार इसको बहुत ही महत्वपूर्ण देते हैं। अलबरूनी द्वारा लिखा गया तहकीये-ए-हिंद यानी भारत की खोज, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, पूर्ति कला, उसके बाद यहाँ कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। बहुत ही सुंदर ये एक पुस्तक, मतलब ऑल इन वन बोला जाएगा। हर चीज़ इसके अंदर मिलेगा। आप देखिएगा, इसके अंदर त्योहारों के बारे में, संस्कृत के बारे में, राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, सब कुछ इसके अंदर महत्वपूर्ण बातें लिखी गई है। ठीक है, उस समय की। इसके बाद इब्न बतूता, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। इब्न बतूता कौन है? ये एक अरबी लेखक है, इब्न बतूता। इसके बाद कहा क्या गया है? इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृतांत, जिसे रिहल्ला कहा जाता है। उन्होंने एक वृतांत लिखा था जिसका नाम क्या था? रिहल्ला। इब्न बतूता ने क्या लिखा था? रिहल्ला लिखा था। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा संस्कृति जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त किया था। ठीक है, इतना मतलब इम्प्रेस हो गए थे मोहम्मद बिन तुगलक उनके ऊपर प्रभावित होकर उन्होंने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिए थे। इब्न बतूता के ऊपर क्वेश्चन यही आया था कि उन्होंने एक वृत्तांत लिखा था जिसका नाम क्या था? रिहल्ला था। उसके बाद अलबरूनी जो कौन थे? एक अरबी लेखक। उन्होंने मोहम्मद गजनी के साथ ही भारत आए थे। ठीक है, और उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था तहकीये-ए-हिंद यानी भारत की खोज। इतिहासकार इसे बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत मानते हैं। ठीक है, अन्य लेखक के बारे में जानते हैं। तारानाथ कौन थे? यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगियूर तथा तंगियूर नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें क्या मिलती है? भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये दोनों ग्रंथ की रचना, कंगियूर और तंगियूर नामक 2 ग्रंथों की रचना तारानाथ ने की थी। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब देखते हैं पुरातात्विक समृद्धि साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। बहुत इंपॉर्टेंट, हम देखे थे। यहाँ पे देख लीजिए, फिर से दिखा रहा हूँ मैं। धर्म ग्रंथ पढ़ा हम लोगों ने, ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, विदेशियों का विवरण भी खत्म हो चुका है। जितने यात्री लोग आए थे, चीनी थे, अरबी थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 4 स्रोत महत्वपूर्ण है इतिहास के बारे में, तो चारों पे हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। अब चारों में देखेंगे कि क्या है। पुरातात्विक स्रोत के बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। पुरातात्विक संबंधित यानी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाई गोई यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य के नाम मिलते हैं। अश्विनी कुमार भी कहा जाता है नासत्य को। यानी 14वीं शताब्दी की बात करें हम, जब 14वीं शताब्दी के अंदर जाएंगे, एक अभिलेख है। उस अभिलेख में कुछ देवताओं के नाम भी मिले थे। ये देवता कौन कौन थे? मित्र थे, वरुण थे, इंद्र थे। इंद्र को बहुत महत्वपूर्ण देवता माना गया था। नासत्य थे। ठीक है, आदि के यही हमको साक्षी मिले थे। इसके बाद हम मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। अगर भागवत धर्म की बात करें, उस समय भागवत धर्म भी एक साक्ष्य ही है। ठीक है, इतिहास को जानने के लिए।
ठीक है। तो ये मध्य भारत में हमें इसका प्रमाण मिलता है, मध्य भारत में। इसके बाद देखते हैं सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। अब हाथी गुफा अभिलेख में जाइएगा तो वहाँ पे सर्वप्रथम भारत का जिक्र वहीं पे मिलेगा, हाथी गुफा अभिलेख में मिले। तो बहुत सारे अभिलेख भी मिले थे, ये भी एक पुरातात्विक ही स्रोत है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख स्व गौर अभिलेख है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था नहीं, टिक नहीं किया गया, फिर भी आपको जानना जरूरी है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। हाँ, अंदर की जो स्तंभ लेख है उनकी जानकारी अगर लेंगे तो हम यवनों ने और हुनों ने आक्रमण किया था भारत में, तो उसके बारे में हम उस अभिलेख स्तंभ लेख में हमें प्राप्त हो सकती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख, सो इम्पोर्टेंट है। सतीदाह प्रथा आपको मालूम है, पति की मृत्यु के बाद पत्नी को भी जला दिया जाता था, इसको सतीदाह प्रथा कहा जाता है और पहले प्रचलित था, ठीक है। बाद में इसको बहुत सारे हमारे समाज सुधार आए, राजा राम मोहन राय की बात करें, विलियम बेंटिंग की बात करें, इन लोगों ने इनके ऊपर बहुत ही इन लोगों ने सुधारने के लिए बहुत ही कोशिश किया, बहुत ही और सफल भी रहे। ये बहुत हद तक इनकी जो कार्य थी सफल भी रही, ठीक है। बाल विवाह प्रथा चल रहा था, बहुत सारी इस तरह कुप्रथाएं चल रही थी हमारे समाज में। तो आप जब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो उनके बारे में जानकारी मिलेगी। सतीदाह प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य था कि हाँ, ये एक तो हम मुंह से कहना, वो तो कथित हो गया। लिखित साक्ष्य हमें कहाँ पे मिला था? तो लिखित साक्ष्य मिला था एरन अभिलेख में, याद रखना है, एरन अभिलेख। शासक कौन था उस समय भानुगुप्त थे। उस समय वहाँ के शासक कौन थे? भानुगुप्त थे, ठीक है, से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेखों से प्राप्त होती है। मंदसौर के अभिलेख में हम रेशम से जो बुनकर हमारे कपड़े वगैरह रेशम से बनाई जाती है, तो उनकी जानकारी हमें मंदसौर अभिलेखों से प्राप्त होती है, ठीक है। और एरन अभिलेखों से क्या प्राप्त होती है? सती प्रथा की पहली लिखित साक्ष्य प्राप्त होती है। नोट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट सबको कभी भूलना नहीं है। अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। जो अभिलेखों का अध्ययन, जिस तरह मधुमक्खियों का जो पालन क्या कहलाता है, मछलियों का पालन क्या कहलाता है, ठीक है, और कीट पतंगों का पालन क्या कहलाता है, उसी तरह उसका अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। इसके अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है। तो अभिलेखों का अध्ययन को हम इपिग्राफी कहते हैं, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे हम। तो अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। कश्मीरी नौपाषाणिक पुरातत्व बुर्जहोम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, ठीक है। नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इसकी जानकारी अच्छी तरह मिलेगी। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था नहीं इसलिए। प्राचीनतम, ये बस जानकारी आपको याद रखना है कि क्या क्या पुरातात्विक स्रोत थे, उनके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्के कहा जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था ये एग्जामिनर, डायरेक्ट पूछा गया एग्जामिनर, वो मैं डायरेक्ट टिक क्लियर कर दिया हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। 2-3 बार ये पूछा गया था कि प्राचीनतम सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, तो आहत सिक्के के नाम से जाना जाता था। इसी को साहित्य में कांसापर्ण कहा गया है, ठीक है। साहित्य में इसको क्या कहा गया है? कांसापर्ण कहा गया है। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। सिक्कों पर लिखना, पहले सिक्का ऐसे डायरेक्ट सिक्का था, लेकिन सिक्कों पर लिखा जाता था। जो अभी भी देखते हैं आप जो भी सिक्का उठाएंगे उसके अंदर लिखा हुआ था, इतने सन में बना है ये वगैरह। तो ये लिखने का जो कार्य हुआ था ना, तो किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो किया था, ये किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के के उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। एक समुद्रगुप्त की जो सिक्का मिला था उसमें समुद्रगुप्त थे, वो बीना बजा रहे थे। वो अपनी इस तस्वीर को सिक्के में मतलब बनवाए थे, तो उससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि संगीत प्रेमी थे। कौन संगीत प्रेमी थे? समुद्रगुप्त एक संगीत प्रेमी थे, संगीत से उनका बहुत लगाव था। तो ये प्रमाण हम कहाँ से पाएंगे? तो उनके सिक्के से हमें मिला था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरिकमेडु यानी पांडुचेरी के निकट, ये पांडुचेरी के निकट ही अरिकमेडु है, से रोमन सिक्के प्राप्त हुए थे। ये रोमन के सिक्के वहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। नोट देखते हैं। सबसे पहले भारत के संबंध वर्मा, किसे था? वर्मा यानी स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मालवा, स्वर्णद्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा यवद्वीप से स्थापित हुआ। इनसे भारत का संबंध सबसे पहले स्थापित हुआ था, ठीक है।
देखिए, इससे पहले हम लोगों ने पढ़े ऐतिहासिक काल, यानी ऐतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य और प्रमाण मिलते हैं। लेकिन प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल जिस काल में मनुष्यों ने घटनाओं का कोई लिखित ही विवरण उद्धृत नहीं किया है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध होता है। याद रखिएगा, इतिहास किसे कहते हैं, ऐतिहासिक काल किसे कहा जाता है? जिसका लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त हो, ठीक है। और जिस काल में कोई घटनाओं का कोई लिखित विवरण ना मिले उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये जानना जरूरी है, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, ठीक है। अर्ध ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। एक होता है ऐतिहासिक काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है, एक प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य ही प्राप्त नहीं होता है, और एक अर्ध ऐतिहासिक काल जो लिखित तो है पर उसे पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। लिखित तो है पर पढ़ा नहीं जा सका, उसे अर्ध ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है। जानना जरूरी था, इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही जो टिक किया गया है इंपॉर्टेंट है। ज्ञानी मानव यानी होमो सेम्पियन, ज्ञानी मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो होमो सेम्पियन का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ था। हम ही लोग की बात करें, जो ज्ञानी मानव हैं, अभी मनुष्य जो थे, वे हमारी पृथ्वी में लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व आए थे इस धरती पर, ठीक है। 30 से 40 हजार पूर्व, और ज्ञानी मानव को होमो सेम्पियन कहा जाता है, ठीक है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार करना। पहले जो पूर्व पाषाण काल की बात करें, ठीक है, तो उस समय उन लोगों की जीवन जीने की मुख्य आधार क्या था? तो शिकार करना, शिकार करके वे लोग खाते थे। आग का आविष्कार जो हुआ था पूर्व पाषाण काल एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पूर्व पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था, ठीक है। नव पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण काल के बाद ही जो डेवलप हुआ, थोड़ी हम और उन्नति की है, तो वो हम नव पाषाण काल में चले गए। और नव पाषाण काल में हमें बहुत सारी, जिस तरह पहिए बनाना, ठीक है, ये सब सीखे। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में ही हुई। हाँ, और कुछ सीखे, जिस तरह मैंने बोला, जो हम लोग धीरे धीरे डेवलप हुए, आगे बढ़े उन्नति की तरफ। तो पहले क्या करते थे? शिकार करके खाते थे। बाद में आग का जब आविष्कार हुआ तो लोग मांस को पकाकर खाना शुरू कर दिए। पहिए का आविष्कार किए जिससे यातायात सुविधा होने लगी। इसके बाद मनुष्य उस समय क्या करने लगे? नवपाषाण काल में एक अस्थायी निवास करने लगे। पहले लोग भटकते थे इधर उधर, इसके बाद वो लोग नवपाषाण काल में ही वो लोग पालन, पशुपालन, कृषि करना इस तरह करके सीखे, और वे एक अस्थायी निवास के तौर पर रहने लगे, ठीक है। मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में ही हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। मैंने पहले ही बोला, जानवरों को पालना शुरू कर दिया नवपाषाण काल में। तो उन्होंने सबसे पहले, क्वेश्चन आया हुआ था, सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पाला था? तो कुत्ता को, ठीक है, कुत्ता को पाला गया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ था, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा। तो जस्ता और टीना का मिश्रण होता है, मिक्सचर में हम पढ़ेंगे, ये भी हम जब साइंस पढ़ने जाएंगे तो ये सब कवर करेंगे, विज्ञान पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। किसने किया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किया था तांबा धातु का प्रयोग। उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सा औजार बनाया था? तो कुल्हाड़ी। प्राप्ति स्थल ये कहाँ पे हमें मिला था? ये मिला था हमारे अतिर पंप कंप जगह का नाम है। बहुत ही थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सुविधा हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। अतिर पंप कंप नाम की जगह है, वहाँ से हमें प्राप्त हुई थी। ये कुल्हाड़ी उन लोगों ने सबसे पहले बनवाया था। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ। मैंने पहले ही बोला, कृषि करना भी उन लोगों ने शुरू कर दिया, मनुष्य को पालना भी शुरू कर दिया। पूर्व पाषाण काल के बाद जो नवपाषाण काल आया, धीरे धीरे लोग डेवलप हुए, धीरे धीरे अपनी उन्नति की तरफ आगे बढ़े। उन लोगों ने पहिए का आविष्कार किया, अस्थायी तौर पर रहने लगे। ये सब जरूरी है। आपको नवपाषाण काल में हुआ क्या था? आग का आविष्कार डायरेक्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो ये हम पूर्व पाषाण काल को ही रखेंगे, ठीक है। और नवपाषाण काल में पहिए को रखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा और याद भी रखना जरूरी है। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में ही हुआ था। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़ पश्चिम बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी। याद रखना है, जो हमें एक साक्ष्य मिली थी वो मेहरगढ़ में मिली थी। हम जब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे मेहरगढ़ की बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे।
सिंधु घाटी की सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब कवर करेंगे, हम इसके बाद ही पढ़ेंगे, तो हम देखते हैं कि जो कृषि की साक्ष्य मिली थी वो मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कृषि की साक्ष्य हमें कहाँ से मिली थी, कैसे कह सकते कि लोगों ने सबसे पहले कृषि किया था, तो वो हम मेहरगढ़ में प्राप्त करेंगे। और क्या कृषि किया था, उन लोगों ने गेहूँ और जौ को ही अपना पहला फसल बनाया था, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से मिलती है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से ही, हमने बोला मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुआ था, ठीक ही है। उसके बाद कोलिड हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। चावल हमें कहाँ मिला था, तो ये जगह का नाम है कोलिड हवा, यहाँ से हमें चावल की प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, ठीक है। चावल जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, हाँ। लेकिन ये जौ वाला, गेहूं वाला, और बात है कि कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था, ये क्वेश्चन डायरेक्ट बहुत बार पूछ चुका है एग्जामिनर। इसके बाद पलावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूर्वपाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने हुए थे। पहले तो पत्थर के ही बनाए थे औजार, पहले पत्थरों की बनी हुई थी। बाद में उन लोगों ने हड्डियों का भी इस्तेमाल किया औजार बनाने में। धीरे धीरे उन लोगों ने जब नवपाषाण काल आई तो उन्होंने जब तांबा का आविष्कार किया, तांबा के बाद ही तांबा की खोज की, इसके बाद उन लोगों ने इसकी औजार बनाना शुरू किया। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की थी। याद रखना है, पूर्व पाषाण कालीन औजारों की खोज सबसे पहले किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट। क्वेश्चन एग्जामिनर को 4 ऑप्शन दे देगा, वहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा रॉबर्ट ब्रूस फूट, ठीक है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था। मैंने पहले बोला मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन को जब पढ़ेंगे अब बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी, ये देनी चाहिए। हम 3 नंबर में वही कवर करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो था। सिंधी भाषा में जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था, आज से 2018 में क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है। ग्रुप डी में भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये ग्रुप डी में जब मैं गया था उस समय क्वेश्चन पूछा गया था कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, तो मृतकों का टीला सिंधु घाटी सभ्यता यानी मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, ठीक है। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानवाभ कपी है। मानव के जैसा दिखने वाला श्वेतभ्रू गिबन, ये कहाँ पे पाया जाता है? असम में पाया जाता है, ठीक है। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृत से है। भारत में शिवालय की पहाड़ियों से जीवाश्म का प्रमाण मिला। ये भी एक साक्ष्य है। जीवाश्म का प्रमाण कैसे मिला? आप लोग जानते हैं जीवाश्म कैसे बनता है। पहले सब कुछ ऐसा हुआ था, प्राकृतिक था। अब मानिए कोई वस्तु है जो बहुत दिन से सड़ पोच के गल के एक जीवाश्म ईंधन बनाता है, ठीक है। तो इसका जो प्रमाण मिला था वो कहाँ पे मिला था? शिवालय की पहाड़ियों से मिला था। भारत में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला था। नर्मदा घाटी में मनुष्य संबंधित सबसे पहला प्रमाण कि हम मनुष्य आए थे यहाँ पे, मनुष्य की शुरुआत वहाँ से हुई थी, ऐसे माना जाता है कि नर्मदा घाटी से ही उनकी साक्ष्य मिली थी। बहुत जरूरी है साक्ष्य के बारे में जानना। उसके बाद देखते हैं नोट। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अब हम पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है। रेडियो कार्बन सिंधु घाटी सभ्यता बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर पूछता है, बहुत क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। क्वेश्चन आया हुआ था, जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी इसकी तिथि क्या मानी जाती है, तो ऑप्शन में रहेंगे 2400, 2500 इस तरह करके। 2400 लेके 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, ये भी मारा भी गया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था कि किसने की थी सिंधु सभ्यता की खोज? राय बहादुर दयाराम साहनी ने किए थे, ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक तथा अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता को किस युग में रखा जाता है? कांस्य युग में और प्राग ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। कौन कौन थे? द्रविड़ लोग थे और भूमध्य सागरीय थे। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, द्रविड़ वाला ऑप्शन में रहता ही रहता है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दासक नदी के किनारे स्थित सुतका गेंडोर यानी अभी कहाँ पे? बलूचिस्तान में। पूर्वी पुरास्थल हिंडन नदी के किनारे
आलमगीरपुर कहाँ पे है? जिला मेरठ में, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। याद रखना है मांदा कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। तथा दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर कहाँ पे है? दाइमाबाद कहाँ पे है? जिला अहमदनगर में, यानी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये जरूरी है जानना। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये कैसा है? सिंधु सभ्यता कैसी थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन आता है और इसका ऑप्शन दिया जाता है, एक नगरीय सभ्यता थी। हम पहले ही बोला कि हम जब पढ़ेंगे ये सब पढ़कर हम एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे, और एमसीक्यू जब तक हम इसको पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, फिर भी हम लोग जो सिंधु सभ्यता के पूरा कंप्लीट करने के बाद ही हम टेस्ट लगाएंगे। सिंधु सभ्यता जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म में वो भी कवर कर लेंगे, फिर हम टेस्ट लगाएंगे, एमसीक्यू टेस्ट लगाएंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक मैं कंप्लीट करा ही दूंगा, और जितना जल्दी हो सके मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता को क्या कहा जाता है? एक नगरीय सभ्यता कहा जाता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। ये 6 नगर कौन कौन से थे? सिंधु जो सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी, बहुत सारे नगर मिले थे, लेकिन 6 नगर को ही सबसे बड़ी संज्ञा दी गई। ये 6 नगर कौन से? प्रमुख मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, उसके बाद गनवारी वाला था, धोलावीरा था, हाँ धोलावीरा, और राखीगढ़ी एवं कालीबंगन था। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 को ही इम्पोर्टेंट रखा गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सबसे अधिक स्थल कहाँ पे हमें मिले थे? तो गुजरात से मिले थे। ठीक है, इसके बाद क्या दिया? लोथल एवं सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। लोथल और बंदरगाह के ऊपर आता है ये, तो लोथल आपको ऑप्शन में मिलेगा ही। भले ही ये दे, सुतकोतदा दे या ना दे, लेकिन लोथल आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। तो वो सिंधु सभ्यता की जो बंदरगाह थी वो लोथल में थी, लोथल एवं सुतकोतदा में थी। जूते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटे के प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुए थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन से हमें क्या मिला था? कालीबंगन से हमें जूते हुए खेत, यानी जो खेत जोता जाता है, जूते हुए खेत और नक्शादीदार ईंटों के अंदर जो नक्शा बना रहता है, ये साक्ष्य दोनों हमें कालीबंगन से मिले थे, ठीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवत सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? इमारत की बात करते हैं हम अभी। तो इमारत सबसे बड़ी इमारत थी सिंधु सभ्यता की, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार थी। ठीक है, वो मोहनजोदड़ो में मिला था, किंतु मोहनजोदड़ो में अन्नागार मिला था, ये मोहनजोदड़ो में मिला था। लेकिन सिंधु सभ्यता तो है, ये एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के अंदर एक नगर है जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो नगर के अंदर अन्नागार ही सबसे बड़ा फेमस था, क्या मिला था। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन बना यहाँ। जे बंदरगाह कहाँ पे था? लोथल और सुतकोतदा में था। उसके बाद ईंटें और नक्शादीदार ईंटें जो है और जुते हुए खेत कालीबंगन से मिले थे। उसके मोहनजोदड़ो में प्राप्त सबसे बड़ा क्या मिला था? तो बड़ी इमारत अन्नागार मिले थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहत स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, ये भी मिला था। एक सबसे बड़ा स्नानागार मिला था, स्नान करने की जगह थी सबसे बड़े, जिसमें मध्य स्थित स्नान कुंड था। इसकी चौड़ाई लंबाई के बारे में बात करते हैं। 11.88 मीटर यह लंबा था और 7.01 मीटर चौड़ा था एवं 2.43 मीटर लगभग 3 मीटर गहरा था। लगभग हमने बोला, और एक्चुअल में 2.43 मीटर। ठीक है, तो उसकी लंबाई कितनी थी? लंबाई थी 11.88 और चौड़ाई कितनी थी? ये चौड़ाई थी 7.01। ये स्नानागार की बात कर रहे हैं हम, एक बहुत बृहद स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और उसकी गहराई की बात करें 2.43 मीटर। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। अग्निकुंड कहाँ पे मिले थे? अग्निकुंड मिले थे लोथल एवं कालीबंगन। लोथल क्या है? बंदरगाह था। ठीक है, कालीबंगन से हमें क्या? जुते हुए खेत मिले थे, अग्निकुंड भी मिले और नक्शादीदार ईंटें भी मिले। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाली देवता यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर यानी एक पत्थर पर हमें 3 मुख वाली देवता, जिसको क्या कहा जाता है? पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे दिया हुआ था। उनके चारों ओर कौन कौन जानवरों विराजमान थे? हाथी था, गेंडा था, चीता और भैंसा। याद रखना है, हाथी, गेंडा, चीता, भैंसा। आपको गाय भी ऑप्शन दिया जाएगा, आप वहाँ पे मत टिक कीजिएगा। ठीक है, इस तरह करके ऑप्शन मिलता ही है। हाथी था, गेंडा था, चीता था और भैंसा था, विराजमान थे। ठीक है, तो
आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट हुआ था, कांस्य की मूर्तियाँ कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी कांस्य की मूर्ति। और अग्निकुंड कहाँ से मिला था? फिर से बोलिए। अग्निकुंड मिला था लोथल एवं कालीबंगल से मिला था। जुटे हुए खोत कहाँ से मिला था? ये भी कालीबंगल से मिला था। ठीक है। नक्शा ईंटें कालीबंगल से मिला था। बृहस्पति स्नानागार कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था। और एक अन्नागार कहाँ से मिला था? तो अन्नागार के ऊपर मैंने पहले वाला क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अन्नागार मिला था आपका मोहनजोदड़ो के अंदर, सिंधु सभ्यता के अंदर मोहनजोदड़ो जो नगर है उसके अंदर अन्नागार जो है वो बहुत ही बड़ा यानी बृहद इमारत के रूप में है और वह हमें साक्ष्य वहाँ से मिले थे। आगे की बात करते हैं। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला था। हड़प्पा के अंदर ही मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिला था। मनके बनाने की कारखाने कहाँ थी? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चुहंदड़ो में मिले थे। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चुहंदड़ो में मिले थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक थी। ये क्वेश्चन आया था। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या मानी जाती है? तो भावचित्रात्मक है, इसलिए इसको रेड से कवर किया गया है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इंपॉर्टेंट है, लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है। हम लोग अभी लिखते हैं, देखिए बाएं से दाएं, हम यहाँ से लिखते हैं ऐसे जाते हैं, यानी हम बाएं से दाएं जाते हैं। और इसमें लिखी हुई थी बाईं से दाईं से बाएं, यहाँ से दाईं से, यहाँ से शुरुआत कीजिएगा, इधर आइएगा, ऐसा था। और क्या दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं, इसमें ऐसा था। आप यहाँ से ऐसे आए, फिर कवर ऐसे किए, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है। पहले दाईं से बाईं और बाईं से दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। और यहाँ की जो भी लिपियाँ थी भावचित्रात्मक थी सिंधु सभ्यता की। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति होता क्या है? देखिए, उन लोगों ने एक ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ग्रिड पद्धति में बस ज़्यादा कुछ नहीं था। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे, बस यही, पिछवाड़े की ओर खुलते थे। इंपॉर्टेंट है कि हम लोग देखिए, हम लोग अपनी जो भी घर बनाते हैं, इधर से एक सड़क जा रही है तो हम अपनी घर की जो मुख करते हैं वो सड़क की तरफ करते हैं, इधर करते हैं कि इधर से दरवाजे रखते हैं। नहीं, उन लोगों ने इधर मुँह किया था, पिछवाड़े पे। ठीक है, पीछे। तो वही दिया है जे घर और घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर ना खुलकर पिछवाड़े की ओर से खुलते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उन लोगों ने ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। एक पॉइंट है यहाँ पे कि लोथल जो थे, लोथल में जो भी नगर थे, लोथल नगर के जो भी घर थे वो उनकी दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या क्या? तो गेहूँ और जौ थे। ठीक है। मुख्य फसल क्या थे सिंधु सभ्यता के? गेहूँ और जौ थे। सेंधोवासी यानी सिंधु सभ्यता में जो भी रहने वाले लोग थे, वासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। और सिंधु सभ्यता में रहने वाले लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले थे। इंपॉर्टेंट है, चावल के दाने हमें कहाँ मिले थे? रंगपुर और लोथल से मिले थे। ठीक है। रंगपुर और लोथल से मिले थे, जिनसे धान की खेती होने का भी प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। जो चावल के जो साक्ष्य थे सबसे प्रथम कहाँ पे प्राप्त हुए थे? तो लोथल से प्राप्त हुए थे। आगे बढ़ते हैं। सुरकोतदा, कालीबंगन एवं लोथल से सिंधोकालीन यानी सिंधु सभ्यता कालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले थे। यानी घोड़ा भी था। इसका भी हमें प्रमाण कहाँ पे मिला था? सुरकोतदा और कालीबंगन एवं लोथल से हमें मिलता है। इन तीनों जगहों से घोड़े होने का साक्ष्य मिलता है। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई किससे मापी जाती थी? 16 के अनुपात में मापी जाती थी। सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। यह जब हमें घोड़े का साक्ष्य मिला ही तो हम कह सकते हैं कि वो लोग 2 पहिए और 4 पहिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। ठीक है। मेसोपोटामिया के एक अभिलेख है जिसमें मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया है। इस मेलुहा शब्द का मतलब हो जाता है सिंधु सभ्यता। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का साक्ष्य वर्णिक वर्ग के हाथों में था। इम्पोर्टेंट है नहीं, आगे देखते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट है, लेखक होंगे कोई, उन्होंने कहे हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को ही जुड़वा राजधानी कहे हैं। ये दोनों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। इम्पोर्टेंट है, वो लोग कृषि तो करते ही थे और इसलिए उन्होंने
धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे, यानी माते धरती की पूजा की जाती थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, माँ धरती की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिले हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जामिनर, थोड़ी सी घुमा दिया था क्वेश्चन कैसा पूछा था, ये सिंधु सभ्यता में जो कल्चर, जो नियम चल रहे थे, वह अभी हम लोग किस पे लागू है, मतलब हम क्या करते हैं। तो हम लोगों ने सिंधु सभ्यता में वृक्षों की पूजा की जाती थी और अभी हम वर्तमान में भी वृक्षों की पूजा कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये दोनों ही उससे रिलेटेड है। तो ऐसा ही थोड़ा बस आपकी टैलेंट को एग्जामिनर जांचना चाहता है कि आप पढ़े हैं तो क्या पढ़े हैं। इसलिए सिर्फ MCQ लगाना, कोई वीडियो देख लेना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये MCQ वगैरह, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम में ऐसे कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता के ही देन है। स्वस्तिक चिन्ह आप देखे हैं, ये देखे हैं ना, शुभ लाभ। ठीक है, ये जो है हड़प्पा सभ्यता का ही देन है। इस चिन्ह से सूर्योपासना का अनुमान लगाया जाता है कि ये चिन्ह से ही वो लोग सूर्य की उपासना करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी, अभी भी हम सूर्य की पूजा करते हैं, अभी भी हम वृक्ष की पूजा करते हैं, अभी भी हम शिव की पूजा करते हैं, अभी भी हम उर्वरता देवी यानी माथे धरती की पूजा करते हैं। मैंने वो जो प्रचलन था वो अभी भी है, वो भी संस्कृति अभी भी चल रही है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। हाँ, उस समय मंदिर कुछ था ही नहीं, वो लोग प्रकृति को ही देवी देवता मानकर पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। मैंने पहले बोला मातृदेवी की उपासना वो लोग सबसे प्रचलित था, हर कोई मातृ देवी की पूजा करते थे। पशुओं में कुब्बड़ वाला सांड, वो लोग मैंने पहले बोला प्रकृति को लोग सबसे ज़्यादा महत्व दिया। पशुओं में किसकी पूजा की जाती थी, अभी भी हम गाय की पूजा करते हैं ना, तो वो लोग भी कुब्बड़ वाला सांड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। ठीक है, और अभी भी हम गाय की पूजा करते हैं। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सिंधु सभ्यता समाज मातृ सत्तात्मक था। यानी वो लोग मातृ सत्तात्मक मतलब मातृ को अधिक महत्व देना उन लोग का देन था। ठीक है, उसके बाद सिंधुवासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। इंपॉर्टेंट है, वो लोग कैसा वस्त्र का प्रयोग करते थे, सूती का और ऊनी, दो वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए सिंधुवासी क्या करते थे, मछली पकड़ने का काम करते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, उसके चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। हम लोग भी मनोरंजन के लिए गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, टीवी वगैरह देखते हैं, घूमने जाते हैं। तो वो लोग क्या करते थे, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे। इस तरह के खेल वो लोग खेलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। बहुत सुंदर है, काले रंग का डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, ये जानना जरूरी है। ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, कि क्वेश्चन आ जाता है और 4 ऑप्शन दे देता है एग्जामिनर। सिंधु घाटी के लोग किससे परिचित नहीं थे, वो लोग ऐसा दे देगा कि कृषि से, वृक्षों की पूजा करने से, तलवार से, इस तरह करके। तो आपको तलवार में टिक लगाना पड़ेगा, ये राइट है कि वो लोग इससे परिचित नहीं थे। कालीबंगन एकमात्र हड़प्पाकालीन स्थल है जिसका निचला शहर यानी सामान्य लोगों के रहने हेतु भी किले से घिरा हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट, सामान्य लोग जो रहते थे वो भी किले से घिरे हुए अंदर ही रहते थे। कालीबंगल का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों के खेत जोते जाने के और अग्नि पूजा की प्रथा के प्रमाण मिलते हैं। इससे हमें क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, इससे हमें वहाँ के खेत जोते जाने की और अग्नि की पूजा जो की जाती थी, ये दोनों प्रमाण हमें कालीबंगल से ही मिलते हैं। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। ये दोनों ही उस समय प्रचलित था, पर्दा प्रथा भी था, वेश्यावृत्ति भी था, दोनों ही प्रचलित था। शवों को जलाने एवं गाड़ने यानी दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। अभी भी हम ये प्रथा चलाते हैं, शव जो भी मर जाते हैं उसको जलाते भी हैं और गाड़ते भी हैं। ये दोनों जो प्रथाएं थी उस समय भी प्रचलन थी और अभी भी प्रचलन है। ठीक है, हड़प्पा में शवों को दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा के लोग क्या करते थे, दफनाते थे। मोहनजोदड़ो के लोग क्या करते थे, जलाते थे। ठीक है, लोथल एवं कालीबंगल में जुग्म समाधियाँ मिलती है। लोथल और कालीबंगल की बात करें, इसमें जलाया भी जाता था, दफनाया भी जाता था। सिंधु सभ्यता के विनाश का संभव सबसे प्राचीन कारण बाढ़ था। आपने देखे होंगे मोहनजोदड़ो के ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई थी ऋतिक रोशन की, आप उसको देखेंगे तो मोटामोटी आपका 50% ये सिंधु सभ्यता कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ के लोग किस तरह क्या कार्य करते थे, कैसे रहते थे, बिल्कुल उस मूवी में एकदम दिखाया गया है। और वहाँ पे ये भी दिखाया गया है कि एक बार बाढ़ आता है अंत में और सभी लोग मारे जाते हैं और पूरा ही सिंधु सभ्यता तहस नहस हो जाती है। ठीक है, तो इसके बाद की मूवी आप ज़रूर देखें, मैं आशा करता हूँ। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामिनर BBI मैंने रेड कलर से मारा हुआ है बहुत बार। टेराकोटा किसे कहा जाता है? आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो 2 मार्क यहीं पे बच जाता है, 1-2 मार्क तो बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे अवस्थित है। और उसका खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, ऊपर भी पढ़े थे हम लोग। ठीक है, और किस वर्ष खोजी गई थी? 1921 में इसकी खोज की गई थी हड़प्पा की। अभी कहाँ पे है? अभी पाकिस्तान या मोंटोगोरी जिला में है, मोंटोगोमरी जिला। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। खोजकर्ता किसने है? दयाराम साहनी। और 2 आदमी थे, M माधव स्वरूप वत्स, लेकिन इनका नाम ही प्रमुख रखा गया है। ऑप्शन में आपको इनका नाम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। दयाराम साहनी ने खोज करता थे। 1921 में खोजा गया था। पाकिस्तान में ये स्थित है। पाकिस्तान के किस जिले में स्थित है? पाकिस्तान के मोंटोगोमरी जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राकल दास बनर्जी इनकी खोज करता है। 1922 में खोजा गया था। हड़प्पा को पहले खोजा गया 1921 में, 1922 में मोहनजोदड़ो को खोजा गया, चुहंदड़ो को 1931 में। इस तरह करके याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। राखाल दास बनर्जी इसके खोज करता है। ठीक है, और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। चुहंदड़ो की बात करें, ये सिंधु नदी के ही किनारे अवस्थित है। गोपाल मौजूमदार इसके खोज करता है। 1931 में इसको खोजा गया था। सिंध प्रांत यानी ये भी पाकिस्तान में ही है। कालीबंगल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था जो कालीबंगल किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगल घगड़ नदी के किनारे स्थित है। बीबी लाल एवं बी के थापर इसके खोज करता है। बीबी लाल और बी के थापर 1953 में खोजा गया था। यह राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। अभी की बात करें, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले, वहाँ पे आप ये है कालीबंगन। उसके बाद ये नहीं चाहिए, ये बहुत कम ही पूछा गया था। रंगपुर बहुत इंपॉर्टेंट है। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। ये कब खोजा गया था? 1953 से 54 में। गुजरात का काठियावाड़ जिला में स्थित है। रोपड़ भी पूछा गया था एग्जाम में। रोपड़ सतलज नदी के किनारे स्थित है। जगदत्त शर्मा इसके खोज करता है। ठीक है, 1953 से 56 में खोजा गया था पंजाब का रोपड़ जिले में। ये रोपड़ पंजाब के रोपड़ जिले में ही मतलब वहाँ पे है, स्थित है। और ये नदी इंपॉर्टेंट है, नदी डायरेक्ट सतलज नदी। ज़्यादातर मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चुहंदड़ो, कालीबंगल, इसको इंपॉर्टेंट रखना ही है, इसको याद ही कर लेना है डायरेक्ट। कालीबंगल तो घग्गड़, और मोहनजोदड़ो और चुहंदड़ो तो सिंधु नदी, और हड़प्पा रावी नदी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, रंगपुर की बात हो ही गई, रोपड़ की बात हम कर ही लिए। लोथल की बात करते हैं। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी रंगनाथ राव ही है। रंगपुर को भी रंगनाथ राव ने ही खोजा था। ये भी 1955 की बात करें, 1955 से 1962 में गुजरात और अहमदाबाद जिले में स्थित है। धोलावीरा इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा को हम कवर करते हैं। धोलावीरा जो है नदी यहाँ पे नहीं दिया गया है, हाँ, लेकिन इसके खोजकर्ता कौन है? रविंद्र सिंह बिष्ट। और ये कहाँ पे है ये जानना जरूरी है, गुजरात के कच्छ जिला। इसके बाद ये सुतका गेंडोरा, ये भी इम्पोर्टेंट, दासक नदी के किनारे स्थित है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स इसके खोज करता है। ये पाकिस्तान के मकरान में समुद्र तट के किनारे स्थित है। यहाँ पे ये इतना कवर कर लीजिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रहेगा। अभी भी बोल रहा हूँ, बनवाली भी कभी कभी पूछा है, ऐसा बात नहीं है, बनवाली बहुत कम पूछा है। अच्छा, अब है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे। अच्छा, वैदिक सभ्यता मतलब ये देख रहा हूँ, हाँ, टाइम बहुत अधिक हो चुका है, तो एक काम करता हूँ, ये पार्ट 2 हो गया और पार्ट 3 में हम वैदिक सभ्यता से शुरुआत करेंगे। और जो भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे टिक किया गया है। आपके पास बुक है तो ज़रूर बुक ले लीजिए, नहीं है तो ले लीजिए। अगर है तो बहुत अच्छा है कि वहाँ पे टिक करते जाइए कौन इंपॉर्टेंट है, और इसको रिवीजन देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 2-3 बार, और MCQ भी लगाना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आशा करता हूँ आपके पास बुक नहीं है तो बुक खरीदिएगा। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन को फॉलो कीजिएगा और वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप पार्ट 1 को देखेंगे।
तभी आपको समझ में आएगा। इतिहास ऐसा होता है, इतिहास का पूरा रिलेट होता है हर चीज़। पार्ट 1 से अगर शुरू कर रहे हैं, पार्ट 1 से शुरू कर रहे हैं तो ये एक रिलेशन बना रहेगा, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, एक सीढ़ी की तरह, एक पड़ाव के बाद 2 पड़ाव ऐसे करके, और तब आप समझ में आएगा। और इतिहास ऐसा ही होता है, इतिहास की शुरुआत 0 से होती है और जेड तक चला जाएगा, ए से लेकर, ठीक है, और तभी समझ में आएगा। और ऐसा बात नहीं है ए से शुरू कर रहे हैं जेड तक जा रहे हैं, जे अगर कोई मिडिल में एफ से शुरू कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि एफ जेड, इसके अंदर भी कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे जो ए से रिलेटेड रहेंगे, इसलिए ए को जानना बहुत जरूरी, बेसिक को जानना जरूरी है, ठीक है। तो इसलिए तो बाय द वे आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर कोई नया स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।